हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फॉर यू आई एम स्टिल अलाइव का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरीके से हमारी यालनी की शादी में नी हुसैन आया था। एंड वहाँ पर नी हुसैन और थोड़ा यालनी एंड विंग और चैंग का इंटरेक्शन होता है। एंड सबसे लास्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एक ब्लैक शेडो नी हुसैन के रूम में आती है एंड उसके माउथ पे हाथ रख लेती है। अब हम स्टोरी में आगे जानते हैं। नी हुसैन कंटिन्यूसली चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पर्सन अपने हाथ को नहीं हटाता। फिर वो पर्सन अपने फेस से मास्क निकालता है, जो कि विंग होता है। विंग नी हुसैन को ज़ोर से बोलता है, हुसैन ये मैं हूँ। हुसैन जैसी विंग को देखता है एंड बोलता है, वी ब्रदर आपने तो मुझे डरा ही दिया था। विंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। विंग जाके हुसैन के साइड में बैठ जाता है एंड हुसैन विंग को देखता है। विंग को देखकर बोलता है, वी ब्रदर आप यहाँ पर, क्या आप कहीं अपना रूम का रास्ता भूल गए हो क्या? विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस वो दो जो तुमसे मैंने मंगवाया था। हुसैन बोलता है, हाँ हाँ देता हूँ। हुसैन अपने बेड के नीचे से एक बुक पकड़ा देता है विंग को। विंग उस बुक को पकड़ता है एंड हंसने लग जाता है। हुसैन पूछता है, वैसे भी ब्रदर आपको कब से इन चीज़ों का शौक हो गया था? हुसैन को देखकर विंग उसके शोल्डर पे अपने हाथ रखता है एंड उसके पास जाता है और उससे बोलता है, जब से तुमने मेरे को वो बुक, एक बुक जो याद है तुमने मुझे क्लाउड एसेस में गलती से पढ़ा दी थी, वो अब से। हुसैन बोलता है, तुम्हें पता है वी ब्रदर, जब मैं इसे यहाँ पर से ख़रीद के लाया था तो मेरे ब्रदर ने बस मुझे पकड़ ही लिया था। अगर उनको पता चल जाता कि मैं ऐसी इरोटिक बुक पढ़ता हूँ तो वो मुझे उल्टा लटका देते, या फिर मुझसे बहुत सारा काम करवाते, या फिर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम लिखवाते, जो कि मैं नहीं जानता था। आपको पता ही है मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं कहते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो तुम हमेशा क्लासेस में सबसे लास्ट आया करते थे। हुसैन बोलता है, वी ब्रदर आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। इतना वो आप पर हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद विंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है हुसैन, मैं भी जाता हूँ। हुसैन बोलता है, ठीक है कल मिलते हैं। विंग बोलता है, ठीक है कल मिलते हैं। इतना की कह के विंग हुसैन की विंडो से चला जाता है। रूफ टॉप के थ्रू वो सीधा अपने रूम की तरफ जाता है एंड अपने रूम की विंडो से अपने रूम के अंदर एंटर करता है। अपने रूम में एंटर करने के बाद विंग बेड में जाकर बैठ जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैठ के बेड के सेंटर में वो उस बुक को खोलता है, जो कि जिसके ऊपर इरोटिक बुक लिखा हुआ था। उस बुक के फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक विंग कंटिन्यूसली पिक्चर्स को देखने लग जाता है एंड से हॉट सी फीलिंग आने लग जाती है। वहीं पर ये मास्टरबेटिंग करने लग जाता है। वो अपने आप को एंड वांग जी को उस बुक में दिखाई गई पोस्टर में इमेजिन करता है एंड अपने आप को रिलीज़ करवा देता है। रिलीज़ होने के बाद विंग अपने क्लोथ्स को चेंज करता है एंड बाथ भी लेता है। बाथ लेने के बाद विंग को अच्छी सी नींद आ जाती है। अगले दिन हमारे को यालनी की शादी की सेरेमनी दिखाई जाती है। सभी काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं एंड विंग और चैंग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी मिस जान ने दे दी थी, क्योंकि वो दोनों निकम्मे थे। जंगछा एंड विंग दोनों डेकोरेशन में लगे हुए थे। तभी विंग एक तरफ लड़कियों की ग्रुप देखता है, उन्हें वो देख सुनता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रही थी, तो विंग को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी कि किस बारे में बात चल रही है। वो सीधा सारे काम छोड़ के उन गर्ल्स की ग्रुप के पास जाता है एंड जब गर्ल्स उन्हें देखती है तो सभी उन्हें बो करती है एंड विंग भी उनको रेस्पेक्ट के साथ बो करता है। विंग पूछता है, मिस क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप सब क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फ़नी वाली बात होगी। इसमें एक लड़की कहती है, मास्टर वी हम ना मियाँ मियाँ को लेकर हंस रहे हैं। तो विंग कहते हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि मियाँ मियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खड़ूस थी, हमारी फ्रेंड वो अब प्यार में है। और यही बात सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। हमें तो उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था जो मियाँ मियाँ से प्यार करता है। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो मियाँ मियाँ की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी विंग ड्रामा करने लग जाता है। विंग अपने दिल में हाथ रखता है एंड बोलता है, मेरे हाथ में दर्द, मेरे हर्ट में दर्द हो रहा है। क्या मियाँ मियाँ किसी से प्यार करती है? एंड सभी हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किस तरीके से मियाँ मियाँ को विंग टीज़ कर रहा है। मियाँ मियाँ बोलती है, मास्टर वी
विंग कहता है मैं मजाक कर रहा था, अब तुम मेरे को मारने मत लग जाना। ऐसे ही वो सब के सब बातें करते हैं एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं एंड विंग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ ही दिन देर के बाद मिया मिया और उसकी सहेली अपने कुछ काम की वजह से वहाँ से चली जाती है एंड विंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। विंग अपने मन में सोचता है सभी है यहाँ पर लेकिन वो खड़ूस नहीं है, लेकिन जब भी मैं उससे दोबारा मिलूँगा मैं पक्का उसे पनिशमेंट दूंगा कि वो इतने बड़े मौके में मुझसे मिलने नहीं आया। इतना ही विंग कहता है तभी पीछे से चैंग आता है गुस्से में एंड बोलता है वे विशन, तुम्हारे को कोई और काम नहीं है? देखो मैडम, मैं मॉम ने हमें कितना काम दे रखा है एंड तुम यहाँ पर पागलों की तरह खड़े हो। इतना कहते ही वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है एंड विंग उसके साथ चला जाता है। अभी हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी क्लैन के लीडर बैठे हुए होते हैं, जिसमें हमारे जेहूजुन बैठे हुए थे, कुरैन बैठे हुए थे, जांग फैमियान, जिंग गोंगायू, मिंग याओ सभी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे किसी बात पे। सबसे पहले हमारे कहते हैं कि आपको सबको पता है यहाँ पर हम दो रीज़न से आए हैं। पहले जैन क्लैन की जैन क्लैन के प्रिंसेस के मैरिज के लिए एंड दूसरा बहुत बड़ा हमें डिस्कशन करना है। सभी अपना सर नोट करते हैं। कुरान कहता है कि आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से आजकल कॉल्सेस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड हमें हमारे सूचकों ने बताया है कि वैन क्लैन कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसे कहते समय कुरान ना जैन फैमिली की तरफ देखते हैं। जैन फैमिली भी कहती है कि हाँ मुझे भी पता चला है कि जो वैन रूहान है वो किसी यिन आयरन के पीछे पड़ा है। यिन आयरन का नाम सुन के हमारे जिन गोंगायू याओ की तरफ देखते हैं। कुरान कहता है हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। अभी हमें एक डार्क प्लेस को दिखाया जाता है जो कि एक महल का हॉल एरिया लग रहा था, जहाँ पर वैन रूहान काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। वैन रूहान अपने बेटे को देखकर बोलता है वन जाओ, अब हमारा टाइम आ गया है राज करने के लिए। जाओ तुम कल्टीवेशन वर्ग में जितने भी क्लैन लीडर हैं उन सबको बंदी बना के लाओ। सभी ये अनजान थे कि जिस टाइम पे वो अब बातें ही कर रहे थे उसको रोकने के सोच रहे थे, उससे पहले ही वैन रूहान ने मेटल के सारे पीसेस को जोड़ दिया था एंड वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वैन चाओ अपने फादर के कहने पे वहाँ से चला जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रुप्स को लेकर। अब यालनी की शादी में सिर्फ 2 घंटे बचे थे एंड विंग हमारा और चैन अब सारे काम करके यालनी अपने शीजे के रूम में आती जिसे मेड सजा रही थी। जैसे ही वो अपने शीजे को देखते हैं तो आशन कहता है शीजे आप ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, देख लेना पक्का वो पीकॉक आपको देखकर बेहोश हो जाएगा। यानी कहती है आशन, तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है वो आपका हस्बैंड है, उनकी रेस्पेक्ट करो। यानी इसमें हंसने लग जाती है। विंग सीधा जाता है अपनी बहन के गोद में अपना सर रख लेता है एंड बहुत ज़्यादा पाउटी लिप से बोलता है शीजे मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, पता नहीं अब हम दोबारा कब मिल पाएंगे। हमारी शीजे बोलती है कि आशियन तुम्हें एकदम 3 साल के बच्चे लग रहे हो। तो विंग कहता है तो मैं बड़ा कब हुआ था शीजे। एंड इसमें इरिटेट होकर चैंग कहता है हाँ तुम तो एक छोटे से बनी लग रहे हो। इसमें विंग ज़्यादा गुस्से में बोलता है तुम तो चुप ही रहो क्यूट फेरी। ये सुन के चैंग कहता है तुम्हें तभी जब विंग को मारने वाला होता है तभी पीछे से एक मेड आती है एंड वो बोलती है मास्टर आपको मिस जियांग ने बुलाया है एंड वहाँ से चला जाता है। अब हमें विंग और जान यानी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। विंग कहता है शीजे, बोलती है हाँ आशन बोलो। विंग कहती है शीजे एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद क्यों करने लगता है, मतलब लाइक क्यों करने लग जाता है। तो यानी कहने लगती है कि मेरे आशन को किसी से प्यार हो गया है। विंग कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है शीजे। तो उसकी शीजे बोलती है एंड विंग ये भी पूछता है कि शीजे हमें पता कैसे चलता है कि हम उस पर्सन के लिए फीलिंग रखते हैं। तो इसमें याली कहती है आशन प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दूसरे की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं एंड उसके फैसलों की। ये नहीं है कि हम करते हैं तो उसे फोर्स करेंगे, नहीं, ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी फीलिंग्स को हमें बैक करें, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसको कभी हर्ट नहीं करना है। एंड रही बात कैसे पता चलता है हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, सबसे पहली बात है कि हम उसे हर जगह ढूंढेंगे। जब वो हमारी आंखों के सामने नहीं होगा हमारी जो आंखें होंगी वो ऑटोमेटिकली उसे ढूंढने लगेगी एंड हम हमेशा उसे फेस करने में डरेंगे।
वांग विंग हमारा यानली की बातों पे खो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ वांगजी का चेहरा था ये वाली बातें सुन के। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करा के यानली की मैरिज का दिखाया जाता है। सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, सभी मैरिज हॉल में पहुँच जाते हैं एंड यानली को विंग एंड चैंग इन दोनों साइड से उसका हाथ पकड़ के एकदम प्रिंसेस की तरह स्टेज में लेके आते हैं, जहाँ पर हमारा आगे जशवान खड़ा था। विंग और चैंग यानली का हाथ जिन जशवान के पास में ले जाते हैं, जो कि बड़े आराम से यानली को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली अपने साइड में खड़ा कर देते हैं। तभी एक डिसेबल रूम में आता है जो उसके पूरे फेस में ब्लड ही था। जेंगछा के फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए क्यों हो। वो डिसेबल कहता है मास्टर वो, इतना कह के वो एक तरफ इशारा करता है। डोर ओपन होता है काफ़ी ज़्यादा फोर्स से एंड वहाँ से एक पर्सन बोलता है वो मेरी बात कर रहा है। सभी उस पर्सन की तरफ देखते हैं। हमारे डोर के पास में वेंचाओ खड़ा था। कुरैन सामने आते हैं एंड बोलते हैं वेंचाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेंचाओ कहता है ग्रेट लैंड कुरैन भी यहीं पर ही है, अच्छा हुआ एक तीर से दो निशाने हो गए। वो अपने सिपाही को इशारा करता है एंड उसके सिपाही वेंचाओ का इशारा पाते ही सीधा वहाँ पर अटैक कर देते हैं। सभी उन सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है एंड वो सिपाही आधे से ज़्यादा क्लैन के लीडर को कब्जा लेते हैं एंड वो सभी उनको बंदी बना लेते हैं। वेंचाओ सभी को क्या कहते हैं गाइड करता है एंड बोलता है इन्हें जाके वैन क्लैन के महल में ले जाओ मेरे फादर के पास, सिर्फ विंग को छोड़ के। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं एंड वेंचाओ विंग को देखता है जो कि जिसको उसके गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। विंग कहता है तुम एक बुज़दिल हो वेंचाओ, जब सभी तैयार नहीं थे तुमने पीठ पीछे से हमला किया है। वेंचाओ कहता है लगता है तुम्हारी ज़ुबान अभी तक ही बंद नहीं हुई है। वो सीधा एक गार्ड को इशारा करता है। गार्ड एक बड़ी सी चाबुक जाके वेंचाओ को पकड़ा देता है एंड वेंचाओ नॉन स्टॉप 550 स्ट्राइक्स विंग के पीठ में मारता है, जिससे विंग के मुंह से ब्लड आने लग जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। वेंचाओ 50 स्लाइस मार के अपने गार्ड को कहता है कि इसे वहीं पर जाके फेंक दो जहाँ मैंने तुम्हें कहा था। उसके गार्ड नोट करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। उसके गार्ड वेंचाओ को एक भूतिया सी जगह में जाकर छोड़ देते हैं। उस जगह की ये स्पेशलिटी थी कि वहाँ पर डीमंस के अलावा कोई भी बच नहीं सकता था। अगर कोई कल्टीवेटर या फिर कोई आम इंसान वहाँ पर पैर भी रख देता था तो वो आसानी से मौत उसको वहाँ के जो भूत थे वो सब मार देते हैं एंड वो वांग विंग को वहाँ पर ही छोड़ के चले जाते हैं। अब हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वैन रूहान ने कब्ज़ा कर लिया था एंड ये सारे क्लैन के जो भी लोग थे उन सबको पता चल चुका था कि उनके क्लैन लीडर को सबने वैन रूहान ने उन्हें बंदी बना के रखा है। सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे एंड जो वेंचाओ के जो सोल्जर थे सारी क्लैन पे कब्जा कर चुके थे। वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूटमार किया करते थे एंड उनकी चीज़ें जो भी प्रेशियस हुआ करती थी सबको ले जाते थे एंड इस चीज़ से वो सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। हमें वैन रूहान के महल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी क्लैन लीडर और उनके जितने भी बच्चे और लड़कियाँ थी सभी एक जगह बैठी हुई थी। अपने फादर से कहती है फादर मुझे आयशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। मैंने 3 महीने से उसे नहीं देखा है एंड उसकी खबर भी नहीं है। जान फहमियान भी खुद परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में कुछ जान भी नहीं सकते थे। हमें सभी क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंचाओ के लोग लूट मार कर रहे थे। तभी वेंचाओ के सोल्जर्स एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड बहुत ज़्यादा यंग लग रही थी। वो वेंचाओ के लोग सामान के साथ उस लड़की को भी किडनैप कर लेते हैं एंड अपने साथ जंगल के थ्रू वैन क्लैन के जाने लग जाते हैं। वो लड़की वहाँ से कैसे भी करके भागने लग जाती है लेकिन वो दोबारा से उसको पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे गुस्से में पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। सिपाही कहते हैं तुम हमारे प्रिंस के लिए एक तोहफा हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तोहफा, तो चुपचाप रहो। तभी पीछे से एक डार्क वॉइस आती है जो कि उन्हें बोलता है उसे छोड़ दो, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो जो भी वैन क्लैन के सिपाही थे वो उसमें से एक सिपाही बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द ग्रेट वैन चाओ के सिपाहियों के साथ ऐसे बात करने की, लगता है तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। जैसे ही वो पर्सन वैन क्लैन का नाम सुनता है तो उसके आंख में डार्कनेस आ जाती है जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग डरने लग जाते हैं। वो पर्सन अपने साथ लाई हुई एक फ्लूट को
डार्क ब्लैक कलर की थी एंड उससे काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक ऑरा दिखाई दे रहा था। वो पर्सन उस फ्लूट को बजाने लग जाती है। उस फ्लूट के अनप्लीजेंट वॉइस से सभी ने कान बंद कर लेते हैं। उस फ्लूट के बजाने के बाद तभी उन चारों की तरफ एक कॉल्सेस का पूरा झुंड आने लग जाता है। सारे जो सिपाही होते हैं वो भी अपनी तलवार निकाल देते हैं एंड उन कॉल्सेस के साथ लड़ने लग जाते हैं। वो जैसे ही उनके आर पार तलवार करते हैं पर उन कॉल्सेस को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है एंड ऐसे करके वो सारे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन एंड पे उस पर्सन के जो भी ट्रूप्स थे वो सारे उन पर्सनों को इस तरीके से गायब कर देते हैं जिस तरीके से वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। देखकर वो लड़की भी डर जाती है। वो पर्सन जैसे ही ये देखता है कि सब मर चुके हैं एंड यहाँ से गायब हो चुके हैं, वो पर्सन अपने फ्लूट को बजाना बंद कर देता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है एंड उस लड़की को अपने हाथ के सपोर्ट से खड़ा करता है। वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूँगा। वो लड़की बोलती है, गगा आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करते। वो पर्सन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इन सिपाहियों के साथ। वो लड़की सब कुछ बता देती है किस तरीके से ये सारे वैन रूहान के सिपाही हैं जो कि उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आए हैं। अब वो पर्सन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे क्लैन को तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारे क्लैन का नाम क्या है? वो लड़की अपने क्लैन का नाम बता देती है एंड वो दोनों उस क्लैन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उस लड़की का घर था। रास्ते में पर्सन पूछता है कि मैं जान सकता हूँ पर क्या चल रहा है? वो लड़की बताती है, गगा आज से 3 महीने पहले सारे क्लैन के लोग युनमक में गए थे प्रिंसेस शिजे की शादी को अटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ही वेंचाओ के जो सिपाही थे सारी क्लैन के लीडर्स को उन्होंने वहाँ पर बंदी बना लिया। क्लैन के लीडर ना होने की वजह से सारी कल्टीवेशन वर्ड लोग अकेले हो गए थे एंड तभी वेंचाओ के सिपाही हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग हमारे पैसे को ले जाते हैं, हमारे सामानों को चुरा के ले जाते हैं और कभी कभी तो हमारे यहाँ की लड़कियों को भी ले जाते हैं। विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस लड़की की बात सुन के। वो चलते चलते एक प्लेस में जाकर रुक जाते हैं जहाँ पर विंग उस लड़की को कहता है कि वो एक तरफ इशारा करते हैं जहाँ पर वैन क्लान के लोग कुछ किसी एक पर्सन की फ़ोटो को दिखा के उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। वो पर्सन पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि वो सब क्या करें? वो लड़की कहती है वो द ग्रेट हंगवंगजुन को ढूंढ रहे हैं। इस पर्सन का नाम सुन के वो पर्सन का फेस था जो कि बहुत ज़्यादा एंगर हो गया था, वो काम डाउन होने लगता है। वो पूछता है मास्टर हंगवंगजुन का? तो वो लड़की कहती है हाँ, उनसे कई महीनों से ढूंढ लें लेकिन किसी को नहीं पता चला कि हंगवंजुन है क्या। ये सुन के वो पर्सन उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है एंड वो उसे घर पे बुलाती है। लेकिन वो पर्सन कहता है कि वो उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो कभी फिर और आएगा एंड वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पर शिफ्ट आके वैन रूहान का महल का दिखाया जाता है। रूम में वैन रूहान आता है एंड जिसे देखकर कुरैन कहता है कि वैन रूहान ये तुम सब ठीक नहीं कर रहे हो। वैन रूहान कहता है कि रैन कुरैन तुम यहाँ पर 3 महीने से हो लेकिन तुम अपनी बेटी की बातों को बोलते हुए थकते नहीं हो कभी। इसमें हमारा जैन फैमियन कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है? वैन रूहान कहता है ओह तुम्हारा कौन सा बेटा? तुम विंग की बात कर रहे हो? कि तुमने किसी ने बताया नहीं कि मेरे बेटे ने अब विंग को मार चुका है, वो मर चुका है। ये सुन के यानली बोलती है कि आशिन कभी नहीं मर सकता एंड ये बोल के वो रोने लग जाती है। जैन फैमियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें हमारा वैन रूहान कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम इतना रो क्यों रहे हो? वैसे भी कौन सा कि तुम्हारा वो असली बेटा था तो वो एक अनाथ ही ना। ये सुन के जैन फैमियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड चैंग भी रोने लगता है। वैन रूहान कहता है भी इमोशनल ड्रामा बंद करो। जैन फैमियन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसमें वैन रूहान हंसते हैं एंड बोलते हैं कौन? तुम मुझे मारोगे? अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो मुझे हरा सके एंड कोई सोच भी नहीं सकता जो कि मेरी डेमोनिक पावर को टक्कर देगा। इतना कह के वैन रूहान उस रूम से चला जाता है एंड काफ़ी लोग वहाँ पर रोने लग जाते हैं। विंग मर चुका है ये सोच के। यहाँ पर हमारी जो मिस जियांग थी वो भी विंग को नहीं चाहती थी लेकिन कभी वो ये नहीं चाहती थी कि विंग मर जाए। यहाँ पर हमारे सीन सेट करवा के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे वेन चाओ अपने कुछ कल्टीवेशन बंदियों के साथ नाइट हंट पे जाता है जहाँ पर उनको एक मॉन्स्टर को मारना था। वो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट मॉन्स्टर था एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। वैन रूहान
उस केव में पहुंचता है अपने कल्टीवेशन बंदियों के साथ। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो सभी को मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए कहता है। वेंचाओ एंड उसके सिपाही मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो आसानी से वेंचाओ के सिपाहियों को घायल कर देता है एंड वेंचाओ को भी। वेंचाओ वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन उससे पहले उसे उस मॉन्स्टर को अपने सामने से ध्यान भटकाना होगा। तो अपने साइड में खड़ी मिया मिया को मॉन्स्टर के सामने धक्का दे देता है। मिया मिया सीधा मॉन्स्टर के मुंह के आगे जाके गिरती है, जिसे देखकर सब चिल्लाते हैं। जिन जुशवान मिया मिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेंचाओ के सिपाही उसे रोक लेते हैं। एंड जो हमारा मॉन्स्टर होता है वो मिया मिया को खाने ही वाला होता है। तभी सभी को एक अनप्लीजेंट से साउंड सुनाई देती है एंड वो उस तरफ देखते हैं जहाँ से वो साउंड आ रही थी। हमें वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि रिसेंट एनर्जी के ऑरे से पूरा कवर था। उसका फेस भी ढंग से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके फेस में एक सिल्वर सा मास्क लगा हुआ था। वो हवा में उड़ते आता है एंड बांसुरी को बजाने लगता है। उस बांसुरी की वॉइस से वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है एंड सीधा शांत होने के बाद वो पानी की तरफ चला जाता है। सभी बहुत ज़्यादा शॉक थे। जिन चुशांग सीधा भागते हुए मिया मिया के पास जाता है एंड उसे खड़ा करता है और उसे पूछता है, मिया मिया तुम ठीक हो? मिया मिया कहते हैं, हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। वो पर्सन अभी भी हवा में होता है एंड सभी उसे डर रहे होते हैं क्योंकि उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। वेन चाओ जब देखता है कि उस पर्सन ने बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया है, वेन चाओ बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, तुम हो कौन? वो पर्सन सभी से हटके वेन चाओ की तरफ देखता है एंड उसका ऑरा फिर से डार्क होने लगता है। वो बोलता है, ओह तो तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा वेन चाओ। इतना कह के वो दोबारा से अपनी फ्लूट को प्ले करने लगता है। ग्राउंड से बहुत ज़्यादा सोल्स निकलने लग जाती है। वो सोल्स सीधा सीधा जाके वेंचाओ के ऊपर हमला कर देती है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। वो सोल्स बहुत ज़्यादा वेंचाओ को घायल कर देती है। अभी भी वो सोल उन्हें पनिश ही कर रही होती है, लेकिन ईलिंग बैकयार्ड उन्हें दूर रहने के लिए कहती है एंड वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। ईलिंग बैकयार्ड दोबारा से अपनी फ्लूट बजाती है एंड वहीं पर ही जो हमारा वेंचाओ होता है वो वहीं पर ही उस फ्लूट की अनप्लेजेंट वॉइस की वजह से उसके बॉडी से खून निकलने लग जाते हैं एंड ऑन द स्पॉट ही हमारे वेन चाओ की वहीं डेथ हो जाती है। सभी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। सबसे ज़्यादा उस पर्सन से डरे हुए थे एंड उसकी रेड आइज़ को देखकर तो हर किसी को शिवर फील हो रहा था अपने बॉडी में। तभी वो पर्सन अपने मास्क को निकालता है एंड जब वो सारे लोग कल्टीवेटर उस मास्क को देते हैं तो सभी शॉक थे। वो अपने सामने जिस पर्सन को देख पा रहे थे उस पर वो विश्वास नहीं करना चाहते थे। तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस आती है, आशिन। इतना कह के वो पर्सन पीछे मुड़ता है एंड वो हमारा विंग था। यालनी सीधा भागते हुए जाती है एंड अपने आशिन को हक कर लेती है। आशिन भी अपनी सिस्टर को हक करने लग जाती है। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वहाँ पर चैंग भी आ जाता है। चैंग भी खड़ा होकर उसके भी काफ़ी ज़्यादा आंखों में आंसू आ गया था जब उसे पता चलता कि विंग मर चुका है। यालनी बोलती है, आशिम तुम मरे नहीं थे? तो विंग कहता है, शिजे आपको लगता है कि ये कामचोर वेंचाओ मुझे मार सकता था एंड आप जानते हो जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मैरिज ना करवा दूँ तो मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। यानी फिर भी आशिन विंग को चारों तरफ से देखने लग जाती है कि कहीं उसको कुछ चोट तो नहीं लगी है। इससे विंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है कि वो सोचता है कि उसकी बहन उसके बारे में कितना कुछ सोचती है। एंड गुस्से में कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें अकल नहीं है, तुम कहाँ थे? तो विंग हंसता है एंड बोलता है, लगता है क्यूट फैंग ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जैन कैन कहता है, तुम पागल हो, कौन तुम्हें मिस करेगा? मैंने कभी नहीं किया तुम्हें मिस। तो विंग कहता है, तो अच्छा है मैं फिर से चला जाता हूँ। तो चैंग इसमें चिल्लाता है और बोलता है, अगर तुम गायब हुआ तो मैं तुमसे यूनबक की सड़कों पे झाड़ू लगवाऊंगा और वहाँ के घोड़ों के तबीले भी साफ कराऊंगा। एंड वो और भी ज़्यादा कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे जो कि विंग भी देख रहा था। वो विंग के गले लग जाता है और उसे बोलता है कि कभी भी ज़िंदगी में, लाइफ में कभी गायब मत होना। यालनी अभी भी रो रही होती है एंड विंग अपनी बहन को चुप करा रहा होता है। यालनी पूछती है कि आशन मुझे सब कुछ जानना है, तुम इतने 3 महीने तक कहाँ थे एंड तुम इतनी ज़्यादा पावर के साथ, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आए? और ये फ्लूट। विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसकी बहन ने उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विंग कहता है कि शिजे ये बहुत बड़ी लंबी कहानी एंड वैसे भी मैं पहले से ही आपके सामने सही सलामत हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें थक भी गया हूँ।
अब वो पीछे देखता है एंड अपने सोल सिपाहियों से कहता है कि इसे बंदी बना लो, और वो सब केव से बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करा के हमें एक नदी के साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी आराम कर रहे थे। एंड विंग अपनी यानली शिजे से पूछता है, शिजे मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या। शिजे ये सब बताती है कि किस तरीके से वैन रूहान ने विंग के जाने के बाद सभी को बंदे बना के रखा था एंड उनसे गुलामों की तरह काम कराता था। विंग जब ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि किस तरीके से वैन रूहान ने उसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया। की ग्रिप उसकी फ्लूट में कस जाती है। विंग कहता है कि उससे वह वैन रूहान को नहीं छोड़ेगा। चैंग कहता है, विंग अब हमें क्या करना चाहिए। युनमा क्लान, क्लान जिंग क्लान एंड नी क्लान, सभी क्लान उसके कब्जे में है। विंग कहता है कि चैन तुम फिक्र मत करो, मैं सभी क्लैन को छुड़वाऊंगा, फिर हम वैन चाओ पे हम वैन क्लैन पे हमला करेंगे। चैन कहता है, पर विंग हमारे पास तो इतने हथियार ना तो इतने सिपाही, हम कैसे उनके क्लैंस को हराएंगे। विंग कहता है, वो मैं अपने आप देख लूँगा। अपने सोल स्टूप के साथ सभी चौंक गए थे विंग के कॉन्फिडेंस को देखकर, पर कहीं ना कहीं उन्होंने विंग की पावर देख ली थी तो वह कुछ नहीं बोल सकते थे। विंग कहता है, पहले हमें लैंड को फ्री कराना होगा, हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब विंग कहता है, शिजे आप और सभी अपने ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊँगा। चैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है, नहीं। चैन कहता है, देखो जरा ज़्यादा मत बनाओ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, देखो ना शीजे आप समझाओ ना। याली कहती है, आशन चैन को अपने साथ ले जाओ, वो भी तुम्हारी मदद करेगा। विंग कहता है, ये क्यूट फेरी क्या मदद कर सकता है। चैंग कहता है, यू मॉन्की, एंड वो विंग के पीछे भागने लगता है। याली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है, बस करो, अब इतना बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पे बचपना नहीं गया। आशन कहता है, नहीं शीजिए, आशन इज 3 year old, एंड चैंग अपना मुंह फेर लेता है। अब विंग और चैन वहाँ सभी को छोड़ के लैंड क्लैन की तरफ जाने लगते हैं। उससे पहले वो यानली का हाथ जिंग जुशवान के पास दे देते हैं, जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ उन तीनों के स्वीट पेमेंट को देखकर हंस रहा था। हमारे चैंग एंड विंग कहते हैं, पिकॉक अगर तुम्हारी हमारी यानली जीजी का ख्याल नहीं रखा तो हम तुम्हारी मैरिज इनसे तोड़वा लेंगे और किसी एक अच्छे से पर्सन से करवाएंगे। ये सुन के हमारे जिन जुशवान काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता था क्योंकि उसे यानली बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड वो गुस्से में उन दोनों को देखता है एंड यानली उन दोनों को बोलती है कि उसके हस्बैंड को चिढ़ाए ना, जिसमें विंग और आयशन काफ़ी ज़्यादा मुंह बनाते हैं एंड उन सबको बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। गाइस अब हम बाद में देखेंगे किस तरह से हमारे लान क्लान को छुड़वाते हैं विंग एंड हमारे चैंग। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक एंड मुझे बताते रहना कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या फिर नहीं।